Hello bachcho, in previous video we have studied about Bohr's model of an atom. According to Bohr's model, an atom is a consists of small heavy positive charge nucleus which is surrounded by the revolving electrons in a certain circular path, selected circular path, and the selected circular path of the electron are known as orbits. Orbits are associated with a definite amount of energy. हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है, therefore they are also called as एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल भी इनको कहते हैं. एनर्जी जो एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल जो है, दे आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 एंड सो. 1 का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, 2 का मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, 3 का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, 4 का मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल. और इनको डेजिग्नेट किया जाता है. फर्स्ट एनर्जी लेवल को के शेल भी बोलते हैं, एल शेल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन शेल भी कहा जाता है. ओनली दोज ऑर्बिट्स, सेकंड पॉइंट है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वही परमिटेड होंगे जिनकी एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो है वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होगी. अगला पॉइंट है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन कोई भी जब एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो इट नाइदर लूज एनर्जी और गेन एनर्जी, ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा. ये इलेक्ट्रॉन जो है गेन और लूज एनर्जी कब करेगा? जब ये एक एनर्जी लेवल से शिफ्ट होगा दूसरे एनर्जी लेवल पे. जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में है, तो इट इज़ कॉल्ड ए ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम. लेकिन अगर उसको बाहर से एनर्जी दी जाती है, अगर बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, देन वो अब वो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो एनर्जी हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएगा. तो वो हाई एनर्जी लेवल जब जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. पहले ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा. एंड हाई एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट इसको कहते हैं. और कब जाएगा? व्हेन इट एब्जॉर्ब एनर्जी. और एब्जॉर्ब एनर्जी है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स. ये जैसे E1 एनर्जी जो है इस लेवल की है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की, E2 दूसरे की है. जब फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी E2 माइनस E1 के बराबर होगी, डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू लेवल. तो एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, ज़्यादा देर तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इट कम बैक टू द अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. तब ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो रिलीज़ करेगा. तो हाई एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो एनर्जी रिलीज होती है. जब लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर पे जाता है तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है. तो ये वेदर व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब या एटम इज एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी जो है, जब व्हेन इट शिफ्ट द एनर्जी लेवल, तभी वो इलेक्ट्रॉन की गेन और लूज एनर्जी करेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल. सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल का मतलब है कि सबसे पहले तो बोहर मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि एटम स्टेबल है. उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही शेल में है, एक ही ऑर्बिट में है, तो वो एनर्जी ना लूज़ करेगा ना वो गेन करेगा. लूज़ और गेन एनर्जी कब करेगा? जब एक एनर्जी लेवल से वो दूसरे एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होगा. ठीक है. तो ये स्टेबिलिटी ऑफ को एक्सप्लेन करता है एटम की. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोहर मॉडल जो सक्सेस है इसका, एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, कि जब हाइड्रोजन गैस को हम एक्साइट करते हैं तो उनकी रेडिएशन जब एमिट होती है, तो उन रेडिएशन को जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस जो है अपीयर, एंड विच आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, जो आप जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. वो 5 ग्रुप कैसे बनते हैं? दीज आर दी लार्ज लाइंस, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं. तो स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बनती हैं हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन गैस में? तो वो बोहर मॉडल ने आसानी से उसको एक्सप्लेन किया. तो उसने बताया कि जब हाइड्रोजन एटम्स, जो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम्स हैं, जब उनको आप एक्साइट करते हैं, जब उनको डिस्चार्ज ट्यूब में रख के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इससे उसके एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं. जब हाई, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल जो है वो क्या एक्साइटेड स्टेट है, व्हेन दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तब वो जो रेडिएशन एमिट कर होती हैं, इट विल अपीयर एज स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. जब आप हाइड्रोजन गैस के एटम्स को एक्साइट करेंगे, एक्साइट करने का मतलब आप डिस्चार्ज ट्यूब में लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें एक्साइटेड हो जाएंगे, दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी. तो एब्जॉर्ब एनर्जी करने की वजह से जो एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, डिफरेंट पे. तो ये डिपेंड अपॉन द कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है. तो जिन्होंने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो सेकंड में जा सकते हैं, जिसने ज़्यादा थर्ड में भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की तो फोर्थ में जा सकते हैं. तो डिफरेंट एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल पे जाने की वजह से जब व्हेन दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट,
तो उससे दे विल emit radiation and that radiations will appear as spectral line in the emission spectrum of hydrogen। तो इसको आप डायग्राम के द्वारा ऐसे बता सकते हैं। जो लाइमन सीरीज बनती हैं, देखिए ये जो इस तरह एनर्जी बढ़ती जा रही है, के शेल है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर एल शेल है, एम शेल है, इस तरह से एनर्जी आगे बढ़ती जाती है। तो जब पहले तो इलेक्ट्रॉन यहीं था, यहाँ से जंप करके वो हाई एनर्जी लेवल पे कहीं पे भी चला गया, तो अगर वापस सीधे डायरेक्ट अगर एन इज 1 पे आ जाता है, तो इससे जो रेडिएशंस बनती हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, वो लेमन सीरीज होंगी। तो उसका जो जो इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है हाई एनर्जी लेवल पे जो गया है, तो उसको वापस रिटर्न होने का पाथ जो डिफरेंट हो सकता है। डायरेक्ट भी वापस एन इज 1 पे आ सकता है, वो एन इज 2 के बाद फिर नीचे आ सकता है, ठीक है, या वो 3 के बाद फिर नीचे आ सकता है। तो उनका रूट जो है, उसका पाथ जो है, वो ग्राउंड स्टेट में आने का वो डिफरेंट हो सकता है। इससे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। तो अगर हाई एनर्जी लेवल से एन इज 1 पे आता है, तो उससे जो लेमन सीरीज बनेगी, हाई एनर्जी लेवल से एन इज 2 पे आता है या एल शेल में आता है, तो उससे बनेगी बाल्मर सीरीज बनेगी, जो विजुअल रीजन पे आती हैं। हाई एनर्जी लेवल से एन इज 3 पे आता है, तो पार्शियल सीरीज बनती है, जो इंफ्रारेड रीजन पे आती है, सारी बाकी इंफ्रारेड रीजन पे आएंगी। हाई एनर्जी लेवल से एन इज 4 पे या एन शेल पे आएगा, तो ब्रैकेट सीरीज, अगर एन इज 5 दैट इज ओ शेल में आएगा, तो पफुंड सीरीज बनती है, ठीक है। तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो अपीयर होती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है कि बोहर्स मॉडल जो है वो हेल्प इन डिटरमिन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका फॉर्मूला उसने ऐसे दिया है, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच डिवाइड बाई एन 1/n स्क्वेयर। यहाँ पे एन जो है इट इज़ ए कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 आएगा, सेकंड के लिए n2 आएगा। आर एच जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी जूल में वैल्यू जो है वो 2.18 इंटू 10⁻18 जूल वैल्यू होती है इसकी आर एच की, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो आगे इसको अगर आपने किलो जूल में बदलना है, जूल पर एटम को किलो जूल पर मोल में बदलना, तो ऐसे लिखा जाएगा इस इक्वेशन को, ई एन इज टू माइनस 1312 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, किलो जूल पर मोल में हो गया। पहले जूल पर एटम में एनर्जी एन, ई एन दैट इज एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो भी होगा। तो यहाँ पे जब फर्स्ट ऑर्बिट आए तो 1 भरेंगे, सेकंड आएगा तो 2 भरेंगे। तो इस तरह से n की वैल्यू भर के हम डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी जो निकाल सकते हैं। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं अभी स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन में, तो उनकी एनर्जी जो है, जब एक एनर्जी लेवल से, जब वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर पे आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, तो ये भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन आई मीन इनिशियल जो स्टेट में जब ऑर्बिट था, मतलब इलेक्ट्रॉन था एन आई ऑर्बिट में था। एन आई का मतलब इनिशियल, जो शुरू में जो जहाँ पे वो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, एन आई से शिफ्ट होके कहाँ पे ऑर्बिट में जा रहा है, एन एफ में जा रहा है, फाइनल स्टेट है उसकी। तो इसके लिए ई आई जो है वो, अगर इस बोहर्स मॉडल के मुताबिक ई आई किसके बराबर होगा, माइनस आर एच डिवाइड बाई माइनस आर एच इंटू 1 डिवाइड बाई एन आई स्क्वेयर हो जाएगा। ई एफ माइनस आर एच एन एफ 1 डिवाइड बाई एन एफ स्क्वेयर होगा। एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब किसके बराबर होते हैं, डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ टू लेवल। तो ये ई एफ माइनस ई आई आ जाएगा। यही होती है ना वैल्यू, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो जब ये वैल्यू भरेंगे आप, डेल्टा ई की वैल्यू भरेंगे, तो ये जब वैल्यू भरेंगे तो इस तरह से आप ये वैल्यू रख के ऐसे आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आर एच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड एन आई स्क्वेयर, क्योंकि आर एच दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया। तो ये एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब हो सकती है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम या शिफ्ट फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट टू द फाइनल ऑर्बिट में शिफ्ट करेगा, या एन आई ऑर्बिट से लेकर से एन एफ ऑर्बिट में शिफ्ट करेगा, तो ये एनर्जी रिलीज हो सकती है। फिर अगर आप इसमें आर एच की वैल्यू भर देते हैं, तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कई बार आ जाता है कि इसके एप्लीकेशन में कि कैसे आप, जैसे ये एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है n5 से लेकर n2 पे आ रहा है स्टेट
इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फिर डेल्टा ई किसके बराबर होता है, ये हमने फार्मूला निकाला, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸ जूल 1/ni² माइनस 1/nf², ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ni शुरू में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 5 पे, तो 5² माइनस है, फाइनली कहाँ पे पहुँच गया, सेकेंड ऑर्बिट में 2², जूल में आ गया। जब इसको कैलकुलेट करके हम लिखते हैं तो ये आ जाता है -4.578 इंटू 10⁻⁹ जूल आ जाएगा। इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी जो रिलीज़ होगी, जब भी एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा ई का साइन पॉजिटिव आएगा, और जब एनर्जी रिलीज़ करेगा तो डेल्टा ई का साइन नेगेटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ बता रहा है कि एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आपने अगर इससे क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है उसकी, जो रेडिएशन बाहर निकली है, तो एनर्जी निकल गई उसकी, कितनी एनर्जी निकलेगी बाहर। अगर आपको पता है, वी नो दैट जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसके मुताबिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है, कि ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा, तो न्यू किसके बराबर होगा, फिर डेल्टा ई डिवाइड बाई एच हो जाएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू आपने नेगेटिव नहीं भरना है, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। तो ये आप वैल्यू भर देंगे तो ये इतने सेकंड इनवर्स जो है वो ये आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी से हम फिर वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल सी डिवाइड बाई न्यू होता है। और जब सी जो है इट इज़ वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैल्यू होती है इसकी। बाकी ये न्यू निकाला है आपने, इतने सेकंड इनवर्स है ये भी, तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा मीटर में, ये आ जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेवलेंथ। तो इस तरह से जब भी बोहर्स मॉडल, जब हाइड्रोजन एटम के लिए जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो वो कितनी होगी एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, वो वैल्यू भी निकाल सकता है। एनर्जी रिलीज तब होगी जब एनर्जी की वैल्यू जो नेगेटिव आएगी, और एब्जॉर्ब तब होगी जब एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और साथ में कितनी रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी वो निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद फिर लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो दैट इजीली डिटरमिन बाय बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसकी एप्लीकेशन में हमने ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है जो सक्सेस है इसकी, बोहर्स मॉडल कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑर्बिट, जो हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट होता है उसका रेडियस निकाल सकता है, निकाला था उसने, और ये वैल्यू आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वेयर के बराबर है ये, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 आएगी। ए नॉट जो है इट इज़ इसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है ए नॉट की 52.9 पिकोमीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक आइंस जो होते हैं, जो हाइड्रोजन की तरह आइन है जिनमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, सिंगल मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन लाइक आइंस हैं, तो उसके लिए आर एन की वैल्यू ए नॉट एन स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड होती है। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है उस जो आइन का एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन लाइक आइन जो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो उसके लिए रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो हो गया सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल। इसके बाद आता है लिमिटेशंस या फेलियर क्या है बोहर मॉडल के, बोहर मॉडल क्या नहीं कर पाया। सबसे पहला, बोहर मॉडल जो कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। एक से ज़्यादा जिसके इलेक्ट्रॉन हो उसका स्पेक्ट्रा जो आ रहे थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पहला पॉइंट तो ये होता है। बोहर्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और आइंस। बोहर्स मॉडल जो है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब आप स्पेक्ट्रा देखते थे तो स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है डिवाइड इनटू नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लाइंस, दैट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट है। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक स्टार्क इफेक्ट था कि स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज स्टार्क इफेक्ट है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सेकंड फेलियर ये है।
बोहर्स मॉडल जो है इट इज़ नॉट अकॉर्डेंस विद द, ये मेन जो इसकी लिमिटेशन है कि बोहर्स मॉडल वाज नॉट अकॉर्डेंस विद द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो कंसेप्ट है, उसके मुताबिक बोहर्स मॉडल जो फिट नहीं होता था। तो ये मेन जो इसका ड्रॉबैक यही है। तो आगे ये चीज़ पढ़ेंगे आपकी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, जैसे आपने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा वैसे ही ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी होता है। एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक जो मैटर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं मैटर, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गए, आपके मीज़ोन हो गए, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारे माइक्रोस्कोपिक मैटर्स होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। देख, मूविंग माइक्रोस्कोपिक जो मैटर्स हैं या पार्टिकल्स हैं बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। इनका नेचर जो पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, द वेव एसोसिएटेड विद मैटर, मूविंग मैटर इज कॉल्ड एज मैटर वेव। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट का नाम है, गिव रिलेशन बिटवीन लैम्डा वेवलेंथ मास m एंड v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, विच इज रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, आप ध्यान से इसको नोट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv, एंड इट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। जो मैटर वेव होती है उसके साथ कितनी वेवलेंथ और उसका मास पार्टिकल का और वेलोसिटी और जो इनके बीच में रिलेशन जो है दैट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन है। लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई mv है, जहाँ पे लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, m इज अ मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग मैटर। तो ये हम देख सकते हैं। डेरिवेशन कैसी है, डेरिवेशन जो है सिंपल है, इसकी डेरिवेशन e इज इक्वल टू h न्यू होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप के मुताबिक ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। दोनों एनर्जी है तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम, और इसको c की वैल्यू आप भर देते हैं mc स्क्वायर मे बी रिटन एज, न्यू की वैल्यू भर दी हमने c डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, और c कैंसिल हो गया तो ये बन गया लैम्डा, सॉरी h डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc, और लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई mc। ठीक है, c यहाँ पे वेलोसिटी है, लेकिन इन केस ऑफ मैटर c इज अ वेलोसिटी, सिंबल ऑफ वेलोसिटी फॉर लाइट, बट in case of matter we take the symbol v for the velocity, तो c की जगह v भर के जो इक्वेशन जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन बन जाती है, तो इट इज़ डी ब्रॉगली इक्वेशन।